नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कास्ट पॉलिटिक्स की हो रही एंट्री की। चुनाव से पहले कांग्रेस ने ओबीसी का मुद्दा उठा दिया है, जिसको लेकर के अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे और सवाल ये कि क्या ये राजनीति की चिंता है, ये जाति की चिंता है या फिर सत्ता सर्वोपरि ही है। जातीय राजनीति से क्या विधानसभा का चुनाव सधने वाला है और क्या जातीय ध्रुवीकरण पैदा करेंगे नए समीकरण। सवाल यह भी कि चुनाव से ठीक पहले क्यों उठा है आखिर ओबीसी का मुद्दा और जातियों के आधार पर पार्टियां प्रत्याशियों का क्या चयन भी करने वाली हैं। तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ मेहमाने खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले इसी मामले पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपीसीजी में कास्ट पॉलिटिक्स की एंट्री। जाति की सियासत से किसकी होगी विक्ट्री? सियासत दलों का पिछड़ों पर फोकस। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अब कास्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। जहां पहले कांग्रेस गारंटी और फ्री की राजनीति कर रही थी, वहीं अब एक बार फिर ओबीसी और दूसरी जातियों के सहारे अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लग गई है। कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के बयान के बाद दोनों राज्यों में जातिगत राजनीति तेज हो रही थी कि बिहार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, जिसने मुद्दे को और हवा दे दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी के बयान को चुनावी स्टंट करार दिया। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाति की राजनीति शुरू ही हुई थी कि प्रधानमंत्री के एक बयान ने पूरे विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। विपक्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को जाति की राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि गरीबी की बात करने वाली बीजेपी को सबका साथ मिलता है या जाति के दंगल से कांग्रेस का सियासी मंगल होगा। टीम न्यूज स्टेट। खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आम तौर पर यह कास्ट पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा अछूता रहता नजर आता है। लेकिन क्या अब बिहार में जो कास्ट सेंसस जारी हुआ उसके बाद एक बड़ी शिफ्टिंग खासतौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है? इसी मुद्दे पर जरा हम बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब जुड़े हुए हैं। गुलरेज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और
मेरे साथ कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष है प्रदेश के संतोष गौतम जी। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत। कांग्रेस का आप पक्ष रखेंगे और शुरुआत संतोष जी मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं कि अभी तक तो आप वचन की, गारंटी की बात करते थे, लेकिन अब क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप ओबीसी की, जातीय जनगणना की, सेंसेक्स की बात करने लगे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करने लगे हैं? कंप्यूटर गर्म हो रहा है, पंखा देश का। देखिए, जातीय सेंसस की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी का सदा से पक्ष रहा है कि वो सभी समाज के वर्गों को निश्चित रूप से उनकी भागीदारी दे, उनकी सत्ता में हिस्सेदारी दे, और कांग्रेस इसको मानती रही है। आपने देखा कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, उसी समय संविधान में ये व्यवस्था लागू की गई कि आरक्षण को लागू किया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर जातीय सेंसस की बात हो रही है, अगर जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी आपने देखा कि बिहार में आंकड़े जारी हुए जिसमें 61% ओबीसी की बात आई कि 61% वहां ओबीसी हैं। तो मैं समझता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन कहां है किसी को। मैं समझता हूं कि गरीब हर जाति में हो सकता है और हर जाति लेकिन संतोष जी, ये जो ज्ञान है ये हाल फिलहाल में क्यों आ गया? आपकी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, देश में लंबे समय तक आपकी सरकार ने राज किया, प्रदेश में आपकी सरकारें रही हैं, उस वक्त जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं उठ रही थी? और अगर उठ भी रही थी तो उसको अमल में क्यों लाया नहीं गया? अब उसको लेकर के इतना जो जोर आप दे रहे हैं, पहले वो जोर नहीं दिखता। मैंने तो अरे नहीं, आपने मेरी पहली बात नहीं सुनी। मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की है। मैंने कहा कि इस देश में जब आजाद हुआ ये देश तो नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जिनके नेतृत्व में अंबेडकर जी ने संविधान को लागू किया। आधार पर जो बात आप अभी कह रहे हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो इसमें मैं वही कह रहा हूं, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं पूरी बात तो सुन लीजिए। तो जातीय जनगणना की जब आवश्यकता, बिल्कुल, तो जब जातीय जनगणना की आवश्यकता महसूस हुई और ये लगा कि अभी भी कुछ कमियां हैं, कि जातिगत आधार पर भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं है, और राहुल जी ने जो आंकड़ा बोला कि देश में जो 90 आईएएस इस देश को चला रहे हैं उसमें से केवल 3 या 5% लोग जो है वो ओबीसी हैं। तो जिस देश की संख्या में आधे से अधिक लोग ओबीसी हैं, अगर उनमें से केवल 5% लोग उस देश की उसमें भूमिका निभाएंगे हिस्सेदारी में, तो निश्चित रूप से ये उस वर्ग के साथ अन्याय है। पूछ रहा हूं, आपने आरक्षण की बात की और जातिगत आरक्षण की बात अलग हो रही है। मैं अभी आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि ये जो ज्ञान है, ये जो बातें हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि हाल फिलहाल में स्थिति पैदा हो गई 90 आईएएस में 3% आईएएस ओबीसी के, अभी तो नहीं हुआ। लंबे दौर में जो सिस्टम का एक ढर्रा बना, उसी वजह से आज ये स्थिति निर्मित हुई है। तो जब ये स्थितियां बन रही थी, उत्पन्न हो रही थी, सामने आ रही थी, तब आपने विचार विमर्श नहीं किया, उसको सुधारा नहीं। अब आप 10 साल विपक्ष में, अब आप ये बात रख रहे हैं। अरे आपकी सब बात समझ गया, आपकी बात को मैं एक लाइन में समझ गया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मंशाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल उसी पॉइंट पर जवाब दूंगा यदि आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 20 वर्षों में 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हुए, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो या बाबूलाल गौर हो। कितने लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि जो एक बड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, उसको 27% आरक्षण दिया जाए? तो 27% आरक्षण देने वाली इस प्रदेश के अंदर एकमात्र सरकार सबसे पहले कमलनाथ जी की सरकार हुई, और उसने उस वक्त अगड़ों का भी ध्यान रखा और उन्हें भी 10% आरक्षण दिया। तो 27% से हमने शुरुआत कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानूनी झमेलों में उलझा कर रख दिया, और निश्चित रूप से वो नहीं चाहते कि जातिगत संख्या के आधार पर लोगों को उनकी हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि मनुस्मृति पर चलने वाले लोग हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि जिसकी जो निचली जातियां, जो पिछड़ी जातियां, उनको उनका अधिकार मिले। अच्छा, ठीक है। गुलरेज शेख साहब से जवाब ले लेता हूं मैं। गुलरेज शेख साहब, ये अगर बात कही जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें गलती या कमी या खराबी क्या है? जब बात जातीय जनगणना की और उसी हिसाब से आरक्षण की होती है तो आप असहज क्यों हो जाते हैं? थोड़ा क्या दिक्कत है इसमें? गुलरेज जी, अगर आपने म्यूट किया तो उसे अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज आ रही है? हमारी आ रही है, आगे। देखिए, हम किसी चीज को लेकर भी भाई साहब असहज नहीं हैं, और इसलिए असहज नहीं है कि ये जो बिहार से भी आंकड़े आ रहे हैं ना, ये हमारे हित में हैं। जब सबसे ज्यादा
यदि बात करें कि वो लोग हैं, ओबीसी का वर्ग आता है, एससी आता है, एसटी आता है, दलित आता है, तो इसका मतलब गरीब आता है। तो गरीब सबसे बड़ा वर्ग उत्पन्न होता है। तो गरीबों को आप यदि देखें तो उनके लिए सबसे ज्यादा योजनाएं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, ऊपर लाने के लिए काम किसने किया? केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने किया, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया। तो हमारा तो ये गुलरेज जी, आप तो देखिए वही बात कह रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, और ठीक है, इस पर जवाब लेने वाली बात है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर लाइन लेंथ तय कर दी और अब उसी लाइन लेंथ पर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि उसे और ज्यादा अच्छी तरीके से वर्गीकृत करके और ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से काम हो जाए तो क्या दिक्कत? इस बात पर असहजता क्यों? जातीय जनगणना कराने में दिक्कत क्यों? देखिए सर, एक बात है कि भारतीय मैं मान गया आपकी बात की सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग गरीब का है और गरीब कल्याण की बात वो ठीक है, लेकिन जब इस पर स्पेसिफिक बात हो रही तो स्पेसिफिक क्यों नहीं? आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, डाइवर्ट तो राहुल बाबा करते हैं और डाइवर्ट जो है कमलनाथ जी करते हैं। बड़ी स्पष्ट बात है, जब वो अधिकारियों की बात करते हैं तो अधिकारियों के जो बॉस होते हैं वो मंत्री होते हैं और मंत्रियों के जो बॉस होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और बीजेपी ने प्रधानमंत्री भी ओबीसी से बनाया है, सबसे अधिक जो मिनिस्टर्स बनाए हैं वो भी ओबीसी से बनाए हैं। और मैं तो कमलनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं आज जो कल की और 15-20 साल की बात नहीं करता, मैं 1956 की बात करता हूँ। 1956 में पहले मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के, जो कि कांग्रेस से थे, रविशंकर शुक्ला जी। वो उसके बाद आज तक के आखिरी मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस के, शायद कभी बनेंगे भी नहीं, वो थे कमलनाथ जी। तो आप ये बताएं, रविशंकर शुक्ला से लेकर तो कमलनाथ तक कितने ओबीसीओ को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? गौतम साहब से पूछिए जवाब। अरे आपने तो 3-3 बना दिया, उसके बाद भी तो संतोष जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कितना कल्याण कर दिया ओबीसीओं का। ओबीसी वर्ग का 3-3 मुख्यमंत्री, उसी वर्ग से अभी नाम भी ले लिया, बाबूलाल गौर साहब, उमा भारती जी और खुद अभी मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कितना उत्थान हो गया? संतोष जी उनका काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। संतोष जी का काम है जुबान चलाना, क्योंकि कांग्रेस का काम है जुबान चलाना, हमारा काम है काम करना। हम काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने जुबान चलाई कि 10% जो सामान्य वर्ग के गरीब है उनको भी कमलनाथ जी ने आरक्षण दे दिया, जबकि वो मोदी जी ने केंद्र ने दिया और केंद्र में बाकायदा बिल ला के दिया। उसके भी टोपी इन्होंने जो थी वो कमलनाथ जी के सिर पर रख दी। और जहां तक 27% ओबीसी की बात थी, उसको इतने बिना मन से इन्होंने किया, उसपे सारे रोड़े अटकाए कि वो कोर्टों में जाके फंसा। फिर उसपे भी आगे कौन ने हामी भरी, वो किसने काम किया? वो शिवराज जी ने किया। यहां तक कि जो ओबीसी कमीशन को भी जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देने का काम हमने किया। इन लोगों ने 70 साल संतोष जी सुन रहे हैं ना आप पूछ रहे थे ना कर क्या रहे हैं? मैं इसीलिए चाह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से क्या बात रखता मैं भी बता सकता था, लेकिन गुलरेज जी आपको जवाब दे रहे हैं। मैं बात सब रख दूंगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं। क्या मैं रिएक्शन दे सकता हूं? हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। आपको जवाब दे दिया कि उन्होंने क्या क्या किया ओबीसी वर्ग। गुलरेज जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुलरेज जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं दुर्भाग्य से जिनकी विचारधारा संघ से जुड़ी हुई है, और आरएसएस की विचारधारा ने आज तक कभी भी किसी दलित या पिछड़े को कभी भी सरसंघ चालक नहीं बनाया। अगर बनाया हो इन्होंने तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। एक नाम गिना दे कि किसी भी दलित या पिछड़े सरसंघ चालक बना, कोई महिला सरसंघ चालक बनी, तो इनकी विचारधारा वो नहीं है। इनकी विचारधारा अम्बेडकर का अपमान करने वालों की, संविधान की प्रतियां जलाने वालों की इनकी विचारधारा है। तो इनकी विचारधारा से हम क्या अपेक्षा करेंगे? संस्थान में बात कर रहे हैं, अब आप आरएसएस पे पहुंच गए। उन्होंने तो बता दिया कि प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इनकी मंशाएं साफ होती पिछड़ों के प्रति और दलितों के प्रति, तो एक भी सरसंघ चालक आज तक दलित या पिछड़ा क्यों नहीं बना? एक भी महिला आज तक सरसंघ चालक क्यों नहीं बनी? आप ये बताएं। और सबसे बड़ी बात, अगर इनकी सोच अच्छी होती तो आरएसएस ने संविधान के पास जाना है मुझे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप ही से है मेरा कि आप ये बताइए, जब एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो में क्यों नहीं देखा जाए, सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी इनकी बात क्यों की जाए? ओवरऑल अब आप देखिए ना, सामान्य वर्ग में भी गरीब हैं, कितना उनके साथ अत्याचार हो रहा था, कितना नहीं हो रहा था, हमको भी मालूम है। और उन्हें भी आप कहीं ना कहीं एक मौका देने के बाद कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी ठीक हो रही है। सामान्य वर्ग में भी गरीब है, तो क्यों नहीं ओवरऑल गरीबी को दूर किया जाए, उनकी पिछड़ों को दूर किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन में
2 लाइन में फिर से अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की सबसे बड़ी गरीब कल्याणकारी योजना जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग सम्मिलित थी वो थे मनरेगा। और मनरेगा की दुनिया भर में तारीफ हुई, जिसमें करोड़ों लोग लाभान्वित हुए। तो उस मनरेगा के भी बजट को कम करने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और मोदी सरकार क्या करती, किसी से छिपा हुआ है? ये गरीबों के संसाधनों को कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, जुबान नहीं चला रहे बल्कि गुलरेज साहब भी जुबान चला रहे हैं। एक आदमी के लिए, ये एक आदमी की दलाली करने के लिए पहले प्रधानमंत्री इस देश के जो विदेशों में जाते हैं और बात कर रहे हैं गरीब कल्याण की। ये गरीबों के संसाधनों को लूटकर अमीरों को देने वाली पार्टी और वो इसके प्रधानमंत्री है। ठीक है गुलरेज जी, अगर बहुत शॉर्ट में जवाब दे पाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ जुबान वो नहीं चला रहे, आप जो आरोप लगा रहे थे असल में जुबान आप चला रहे हैं, कतरी करने में फर्क है। बहुत जल्दी से दीजिएगा, मुझे दिनेश सर के पास भी जाना है। देखिए, जुबान चलाना जब कहते हैं, जब छोटा बड़ी बात करे कोई, और अभी आपने देखा ना कि कांग्रेस के जो मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं उन्होंने किस तरह ये बात करी। बोले देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दूसरी बार वोट से जीत के आने वाले। ठीक है, फिर वही बात, आप उसी स्टैंड पर है। मैं दिनेश सर आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर आप दोनों के पास आ रहा हूं, क्योंकि दिनेश जी भी है मेरे साथ, सम्मानित मेहमान है। सर आप दोनों ही पार्टियों को सुन रहे थे, मैं चाह रहा था कि उनकी बात हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। आमतौर पे ऐसी बहस या इस तरह की बातें मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं रहती थी, कास्ट पॉलिटिक्स से दूर रहता था। क्या हम मौजूदा दौर में एक शिफ्टिंग देख रहे हैं यहां पर? देखिए, राजनीति जो आज की है लंबे समय से बिना जाति के तो हो नहीं सकती, बिना जाति की राजनीति कोई नहीं करता। आप याद करिए पिछले चुनाव में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर में जाके बोल दिया था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक सेंटेंस पे माहौल बना था और जो है वोट इधर उधर हो गए। सही बात। इसके पहले भी जो पिछड़े वर्गों के सेंसस की बात है, जनगणना की बात है, पहले भी हो चुकी है। कांग्रेस से कहती रहती है। अभी राहुल गांधी ने ही एक सभा में कहा था कि मनमोहन सिंह जी के समय में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन वो आंकड़े हमने पेश नहीं किए थे। सरकार के पास है, वो आंकड़े जारी कर सकती है, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। ये मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? फिर अब जब आप याद करिए, जब बीपी सिंह की सरकार थी जी, जब बीपी सिंह की सरकार थी तब मंडल कमीशन की राजनीति आई थी और उधर से मंडल की आ गई थी, तो मंडल और कमंडल दोनों चल पड़े थे। अभी देखिए कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पिछड़ों को 14% आरक्षण दिग्विजय सिंह ने दिया था, हालांकि मांग 27% की हो रही थी। जब भी चुनाव होते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपको याद हो कई बार कहते थे मैं तेली हूं इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। बात है। तो सर ये नया नहीं है, मतलब कोई पॉलिटिकल शिफ्टिंग नहीं है। लेकिन सर मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, समय कम है इसलिए, क्या ये जो है अभी एक नैरेटिव सेट हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या ये एज देगी कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल सेट हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से अकेले नहीं चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन है वो इस मुद्दे को लेके आ रहा है। नीतीश कुमार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनका उद्देश्य ये है कि पूरे देश का जो चुनाव है, पूरी जो देश की राजनीति है, पिछड़े वर्गों और उनके विरोधियों में बढ़ जाए। इसका फायदा कहीं ना कहीं, अब जैसे अभी पिछले कितने चुनाव देखिए, कांग्रेस को नुकसान हुआ है, भाजपा को लाभ हुआ है, कैसे ये वोट बैंक उनके पास ज्यादा है। तो कांग्रेस ने, मुझे लगता है जैसे भोपाल में राहुल गांधी आए थे और जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में दौरे पर आए, तो जैसे उन्होंने भाषण दिए, तो उस भाषण का उनका पूरा केंद्र उन्हें जनगणना पर रखा, पिछड़े वर्ग की पूरी बात इसी पर रखी और मध्य प्रदेश को लेकर इतने भ्रष्टाचार मुद्दे। और सर यानी कि जैसा पहले होता रहा है वैसा ही इस बार भी हो रहा है। चुनाव से पहले जातियों को साधने, और हम जब देखते हैं कि एक तरह से जो सोशल इक्वेशन बिठाने की कोशिश होती है, वही इस बार भी हो रहा है। अब देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारता है और कौन किसके साथ नजर आता है। पार्टी से लड़ने को तैयार है। हाँ ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि सर समय नहीं इजाजत दे रहा है, क्योंकि समय अब खत्म हो गया और बाकी दोनों लोगों से भी मैं रिएक्शन नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों से मैं बात कर चुका हूं। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के चुनाव से पहले एक बार फिर से कास्ट पॉलिटिक्स की बात तो हो रही है, अब असर इसका कितना होता है चुनावों में, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।